तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास एमपी पीएससी की है। और एमपी पीएससी में मैं आप लोगों से समाजशास्त्रीय अवधारणा और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के साथ साथ यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 3 तक के जितने भी टॉपिक आप लोगों को करवाया गया है, उन्हीं टॉपिक से संबंधित हम यहाँ पर जो है कुछ प्रश्नों पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस तक इसका जो आंसर है वो हम लोग ने कर रखा है। अब हम इसी के आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 101 है और कहा जा रहा है कि किसने कहा है कि व्यक्तित्व के निर्माण में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही महत्व है। तो सही जवाब जो होगा वो होगा अल्पोर्ट। हाँ, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ए ऑप्शन के आधार पे अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ एक व्यक्तित्व के निर्माण में पर्यावरण के साथ साथ आनुवंशिकता को महत्व बताया गया है। ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और आनुवंशिकता किसी भी प्रकार के पर्यावरण में ही कार्य करती है। पर्यावरण के बिना यह अर्थहीन है और आनुवंशिकता के बिना पर्यावरण का कोई अर्थ नहीं है ना। तो इसका अगर हम बात करते हैं अर्थ में, तो व्यक्ति के जीवन में दोनों का बहुत महत्व होता है। आनुवंशिकता हमें शरीर, रंग, संरचना या विशेषताएं आदि देती हैं और पर्यावरण उन्हें विकसित करने के अवसर प्रदान करती है। यही बात अल्पोर्ट ने कहा है कि व्यक्तित्व के निर्माण में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का महत्व है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका होगा 101 नंबर का सवाल पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102। किसी समान लक्ष्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों या समूहों का परस्पर मिलकर कार्य करना ही सहयोग होता है। यह कथन किस विद्वान का है? आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 102 हमारे सामने है। जरा बताइए यह स्टेटमेंट किसका है? सर के डेविड। ओके, देखिए, किसी समान लक्ष्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों या समूहों का परस्पर मिलकर कार्य करना ही सहयोग कहलाता है। और सहयोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह कम या अधिक संगठित रूप से सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्रयत्नों को संयुक्त करता है। वही एक प्रकार से सहयोग के रूप में आता है। तो किसी समान लक्ष्यों के लिए विभिन्न व्यक्तियों या समूहों का परस्पर मिलकर कार्य करना सहयोग कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ये बात सदरलैंड और वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है एकीकरण की प्रक्रिया किन कारकों पर निर्भर करती है? 4 ऑप्शन हैं, आप बताइए जरा। सर उपयुक्त तो सभी लग रहा है मेरे। ओके, यहाँ सही जवाब सभी लग रहे हैं। देखिए, बात को समझने का आप सभी लोग प्रयास करेंगे एकीकरण के परिप्रेक्ष्य में। तो एकीकरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। इसके कई ऐसे तरीके शामिल किए गए हैं, जैसे प्रतिस्थापन द्वारा एक एकीकरण होता है, भागों द्वारा एकीकरण होता है, त्रिकोणमितीय पहचानों का उपयोग करके भी एकीकरण का प्रयोग होता है,
कुछ विशेष फंक्शन का भी एकीकरण होता है और आंशिक अंश द्वारा भी एकीकरण देखने को मिलता है ना। तो एकीकरण का जो भाव है वो समरूपता और समूह का आकार, शारीरिक गतिशीलता, इन प्रक्रिया के माध्यम से कारकों पर निर्भर होता है एकीकरण। और ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ये आपका करेक्ट रहेगा एकीकरण के दृष्टिकोण में। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पे। अगला सवाल हमारे सामने है और क्वेश्चन है कि परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल, आपको बताना है। प्राथमिक, ये हो गया सर, प्रश्न हो गया है। हाँ क्या सर, इसका राइट ऑप्शन तो हो गया। ओके, ऑप्शन यहाँ पर आपने सही बताया है, सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन ही करेक्ट जवाब है यहाँ पर, प्राथमिक। देखिए, आपको मैं एक व्यक्ति का नाम बताता हूँ, उनका नाम था ग्रीन। ग्रीन महोदय ने सहयोग की प्रकृति, सामूहिक संगठन और दृष्टिकोण के आधार पर सहयोग को 3 प्रकार से डिवाइड किया, जिसमें से एक था प्राथमिक। अगर हम बात करें, स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? नहीं सर, अभी नहीं दिख रही। ओके। तो ग्रीन महोदय ने सहयोग को 3 भागों में डिवाइड किया। एक का नाम रखा प्राथमिक, दूसरे का नाम रखा द्वितीयक और तीसरे का नाम रखा तृतीयक। 3 सहयोग थे। तो प्राथमिक सहयोग के उद्देश्य और साधन भी एक ही हो जाते हैं और उनमें कोई अंतर नहीं देखने को मिलता है। तो उसके अंतर्गत इन्होंने कहा है कि जिसमें व्यक्ति और समूह वास्तविक रूप से एकीभूत हो जाए, जिसमें व्यक्ति, समूह और किए गए कार्य का पारस्परिक समीकरण हो जाए, जिसको समीकरण का मतलब आइडेंटिफिकेशन, वही प्राथमिक एक सहयोग कहलाता है। और उसमें परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह और मित्र मंडली इत्यादि समूहों में प्रत्यक्ष का प्राथमिक सहयोग का मुख्य रूप पाया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द्वितीयक में श्रम विभाजन द्वितीयक सहयोग का प्रमुख उदाहरण है। द्वितीयक में श्रम विभाजन प्रमुख उदाहरण है। द्वितीयक बेसिकली अत्यधिक विशिष्ट और औपचारिक होता है ना। और तृतीयक सहयोग, ग्रीन ने कहा कि सहयोग में सहयोग करने वाले व्यक्तियों का दृष्टिकोण शुद्ध रूप से अवसरवादी होता है। तो इसमें श्रमिकों और व्यवस्थापकों में सहयोग और संबंध की इसी श्रेणी में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी जाएगा। और ये ग्रीन के अनुसार बताया गया सहयोग के जो टाइप था या वर्गीकरण था, उसको हमने देखा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लेकर 105, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समान वस्तु या लक्ष्य को पाने के लिए होड़ या प्रयत्न करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ओके, उसे हम लोग प्रतियोगिता कहते हैं, है ना? जी सर। बिल्कुल। आपको बता दें एक परिभाषा जिनका नाम है बिसेंज के अनुसार 2 या 2 व्यक्तियों के द्वारा समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्न को प्रतिस्पर्धा कहते हैं।
या प्रतियोगिता का नाम लेते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। जिसके सब हिस्सेदार नहीं बन सकते हैं क्योंकि वे सामान्य लक्ष्य सीमित होते हैं, इसीलिए इसे प्रतियोगिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। और ये बात बीसेज ने कहा है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। संघर्ष एक प्रक्रिया है। संघर्ष एक प्रक्रिया है, तो किस परिप्रेक्ष्य में प्रक्रिया है? सर चेतन प्रक्रिया में। सर बिल्कुल। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं लेकिन। ये क्वेश्चन हो चुके हैं क्या? हाँ सर, कल हो चुके सर। कितने क्वेश्चन तक हुए थे बताइए? सर इनमें से जैसे ये संघर्ष वाला आ गया, और अभी जो आपने कराया लेटेस्ट वो भी हो चुका था। फोकवेस, आया। और एक सर वो पड़ोसी वाला वो भी हो चुका है। ये 2-3 मैन एंड कल्चर पुस्तक हो चुकी है। हाँ सर। ये भी हो चुका। ओके। संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती है, ये हो चुका है। नहीं सर, ये नहीं हुआ। ये नहीं हुआ है। ओके। देखिए, संस्कृति कल्चर जो है, संस्थाएं संस्कृति का वाहक होती है, ये बात मैकाइवर एंड पेज का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है। सभ्यता को पाया जाता है, डैश हो जाता है। सभ्यता को डैश जा सकता है, तो सभ्यता को मापा जा सकता है, ये भी शायद हो चुका है। नहीं हुआ सर, ये अच्छा। कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? है ना? सर मैकाइवर एंड पेज आप कह रहे हैं। यहाँ ये जो कल्चरल सोशियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, ये किताब ग्लीन एंड ग्लीन की है ना? ये नहीं हुआ। ग्लीन एंड ग्लीन की है। ठीक है, याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट किताब है। जॉन्स लेविन ग्लीन का नाम हमें देखने को मिलता है सन 1950। सामाजिक आदर्श डैश द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का माध्यम है। सही जवाब क्या होना चाहिए? सामाजिक आदर्श द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का एक माध्यम है। सही जवाब क्या होना चाहिए? सर बी ऑप्शन। मूल्य, बिल्कुल करेक्ट जवाब यहाँ पे होगा। मूल्य आपका करेक्ट रहेगा। सामाजिक आदर्श मूल्यों द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का माध्यम होता है। ठीक है। अपने से बड़ों का सम्मान करना एक क्या कहलाता है? सर संस्कृति भी आ रहा है और सामाजिक मूल्य भी लग रहा है। सर संस्कृति होगा। संस्कृति कह रहे हैं आप। अपने से बड़ों का सम्मान करना एक सामाजिक मूल्य, बिल्कुल सामाजिक मूल्य होता है। मनुष्य को हमेशा ही अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, और कहा जाता है कि बड़ों का सम्मान करने में सफलता अवश्य मिलती है। यदि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और आजकल लोग थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं तो खुद को बड़ा समझने लगते हैं, पर आप इस चीज़ को ध्यान रखें, अपने से बड़ों का सम्मान करना एक सोशल वैल्यूज़ यानी सामाजिक मूल्य को दर्शाता है। ऑप्शन पहला आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 119, मूल्य एक समाज से दूसरे समाज से भिन्न होते हैं, यह कथन किस विद्वान का है? क्वेश्चन नंबर 119। सर ऑप्शन नंबर ए राधा कमल मुखर्जी। देखिए, अगर आप समाज शास्त्र के मूल्यों की बात करते तो राधा कमल मुखर्जी का नाम लगाते तो सत्य था, लेकिन मूल्य एक समाज से दूसरे समाज से भिन्न बताया गया, अलग बताया गया, तो हर लॉम्बोश का नाम आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा यहाँ पे।
ऑप्शन सी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल, सामाजिक आदर्श समूह की आकांक्षाएं हैं, यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन आपका किम्बॉल यंग का है। ऑप्शन जो जाएगा आपका ये करेक्ट माना जाएगा बी। सामाजिक आदर्श समूह की आकांक्षाएं हैं, यह कथन किसने बताया है? तो किम्बॉल यंग ने बताया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पे। मानव समाज जी सर इसमें ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए आप। वो सर पीछे वाला बताइए थोड़ा निकल ये क्वेश्चन नंबर 120। जी सर, देखिए वुड्स वाला और पार्सन्स वाला भी, ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा। देखिए, सामाजिक आदर्श समूह की आकांक्षा है, कहने का मतलब ये है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रतिमान और आदर्श दोनों बात एक होते हैं। तो समाज में संगठन की स्थिति के कायम जो कर रहे हैं, इस दृष्टि से जब देखते हैं तो सामाजिक आदर्शों का निर्माण होता है। अब सामाजिक आदर्शों के निर्माण में कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषा बताया। जैसे अगर मैं वुड्स की बात करूं, इन्होंने कहा कि सामाजिक प्रतिमान या सामाजिक आदर्श वे नियम या आदर्श हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, सामाजिक व्यवस्था में सहयोग देते हैं और किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करना संभव बताते हैं, तो वह सामाजिक आदर्श कहलाता है। तो व्यवहार की भविष्यवाणी करना संभव है, ये बात वुड्स कहते हैं। और एक नाम आता है पार्सन्स का। पार्सन्स की बात अगर हम करें, पार्सन्स ने कहा कि सामाजिक मूल्य या प्रतिमान करने के विधियां, नियम, आचरण के मानदंड, मूल्य आदि सामूहिक अंतःक्रिया की उपज है। ये बात पार्सन्स की है। और किंग्सले डेविस कहते हैं आदर्श नियम एक प्रकार के नियंत्रण है जहां सामाजिक आदर्श समूहों की आकांक्षाएं हैं। तो इस परिभाषा से सामाजिक आदर्शों का नियामक और नियंत्रण स्वरूप स्पष्ट होता है। प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में इनका उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की समाज द्वारा निर्धारित नियमानुसार पूर्ति करना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी आपका करेक्ट रहेगा, किम्बॉल यंग। ठीक है, वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121। मानव समाज एवं मानव कल्याण। मानव समाज एवं मानव कल्याण के लिए मूल्यों का पालन एवं संरक्षण आवश्यक होता है, यह कथन किसका है? बताइए, ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 121। सर इसमें कंफ्यूजन है। इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है? चलिए कोई बात नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी एक बार अपने विचारों को प्रकट करें अवश्य कि क्या होना चाहिए 121 का। अगर आप कॉमन सेंस भी लगा रहे हैं तो क्या, प्लीज़ बताएं। सर बी भी लग रहा है और सी भी लग रहा है। मानव समाज एवं मानव कल्याण के लिए मूल्यों का पालन और संरक्षण आवश्यक होता है, तो राधा कमल मुखर्जी का नाम आता है। राधा कमल मुखर्जी का नाम आता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये बात राधा कमल मुखर्जी ने जब प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग की
योजना के लिए मानव कल्याण की बात कर रहे थे, तो वहाँ कहा था कि मानव समाज और मानव कल्याण के लिए मूल्यों, जो वैल्यू हैं, उन मूल्यों का पालन एवं संरक्षण आवश्यक है। राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। समाज के बाहरी ढांचे के सामान्यतः किस नाम से पुकारा जा सकता है? बाहरी ढांचे। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें, सामाजिक संरचना होगा। हाँ, समाज के बाहरी ढांचे को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? बाहरी ढांचे को, वह सामाजिक संरचना होता है। जी सर, सामाजिक संरचना। हाँ। किन विद्वानों ने सामाजिक संरचना को विस्तार पूर्वक व्याख्या किया है? क्वेश्चन आपके सामने। किन विद्वानों ने सामाजिक संरचना की विस्तार पूर्वक व्याख्या किया है? पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन, कार्ल मैनहेम। कार्ल मैनहेम, सी सर। विस्तार पूर्वक ऑप्शन आपका यहाँ पे जो जाएगा वो डी होगा। सभी ने यहाँ पे पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन भी और कार्ल मैनहेम भी सामाजिक संरचना की विस्तार पूर्वक इन लोगों ने व्याख्या किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। विभिन्न समूहों एवं संस्थाओं के बीच असंतुलन उत्पन्न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 124। विभिन्न समूहों और संस्थाओं के बीच असंतुलन उत्पन्न हो जाए तो उसे हम क्या नाम देंगे? अव्यवस्था कहते हैं। कहने का मतलब, जब विभिन्न सामाजिक समूह और संस्थाओं के बीच असंतुलन और व्यापक संघर्ष उत्पन्न हो जाए तो भी वह अव्यवस्था होता है, और अव्यवस्था को ही सामाजिक विघटन कहते हैं। सामाजिक विघटन कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट है। जी सर। और इसकी परिभाषा ये अगर हम बात करें तो एक नाम आता है लेमर्ट का नाम। ये बात लेमर्ट ने कहा है, ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा, लेमर्ट ने बताया है। संरचना शब्द किस भाषा के शब्द से बना हुआ है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो रोमन भाषा। ओके, संरचना बेसिकली लैटिन भाषा से बना हुआ है। संरचना अगर हम बात करें तो लैटिन भाषा से बना हुआ है। संरचना लैटिन शब्द का अगर हम जिक्र करते हैं तो वह स्ट्रक्चुरा शब्द से बना है लैटिन, और इसका अर्थ होता है एक साथ फिट होना। एक साथ फिट होना या निर्माण करना इसका अर्थ होता है। और यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 126। सामाजिक संरचना अनेक अंगों की क्रमबद्धता को स्पष्ट करती है, यह किसका मत है? क्रमबद्धता मेंशन किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और सामाजिक संरचना अनेक अंगों की बात अगर करता, यहाँ पर देखिए अनेक अंगों की क्रमबद्धता की ओर संकेत करती है, तो नाम यहाँ पर क्या आना चाहिए? मेंडल और रेडक्लिफ ब्राउन। देखिए समझिएगा आप सभी लोग, रेडक्लिफ ब्राउन में और मेंडल में थोड़ी सी अंतर। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सामाजिक संरचना के
अंग मनुष्य ही है और स्वयं संरचना संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की क्रमबद्धता है। ये बात रेडक्लिफ ब्राउन का है। और मेंडल कहते हैं सामाजिक संरचना अनेक अंगों की एक क्रमबद्धता की ओर संकेत करती है। यह संरचना तुलनात्मक रूप से स्थिर होती है, लेकिन इसका निर्माण करने वाले अंग स्वयं परिवर्तनशील होते हैं। यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सी आपका सही माना जाएगा। ठीक है। मैकाइवर समूह निर्माण के विभिन्न रूप में सामाजिक संरचना को जटिल प्रतिमान में रचना किया है। मैकाइवर ने जटिल में रिप्रेजेंट किया है, इसलिए आप जटिलता के रूप में इनको ध्यान रखिएगा। पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को परस्पर संबंधित संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान और समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं कि वो सामाजिक संरचना होती है। परंतु इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, मेंडल। किताब एक है पुस्तक डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? दुर्खिम सडी। हाँ, इस्माइल दुर्खिम इस किताब के लेखक हैं। इन्होंने सन 1893 में इस किताब को लिखा था। ऑप्शन आपका जो जाएगा वो डी आपका सही रहेगा। सामाजिक व्यवस्था के बारे में सर्वप्रथम विचार किसने व्यक्त किए थे, ये आपको बताना है। सही जवाब क्या होना चाहिए? कांटे। डी सर। यहाँ सही जवाब होगा हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर इज़ द राइट आंसर होगा कि सामाजिक व्यवस्था के बारे में सर्वप्रथम विचार करने वाला व्यक्ति अगर कोई था तो वो हर्बर्ट स्पेंसर। सर इसमें सभी एक्सप्लेन कर दीजिए ये आभासा। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था के बारे में तो प्लेटो एक अर्थ दर्शन शास्त्री हैं। प्लेटो महोदय, प्लेटो का कहना है कि संवाद और द्वंद्वात्मक रूप में, हालांकि यहाँ पे अगर हम बात करें लिखित संवाद और द्वंद्वात्मक रूपों के प्रवर्तक हैं ये, इसलिए इनका कहना है कि अपने स्वयं से या अपने स्वयं के सबसे निर्णायक दार्शनिक प्रभाव सुकरात के साथ साथ पूर्व, जहां इन्होंने प्लेटो महोदय ने अपने कार्यों के महत्व को स्वीकारा और उनमें इन्होंने 3 आंतरिक तत्व की बात बताई। एक था बौद्धिक आंतरिक तत्व, एक था आपका ऊर्जस्वी और तीसरा था सतृषण, ये तीसरा था। ये बेसिकली मानव के व्यक्तित्व के 3 आंतरिक तत्व हैं। ये बात प्लेटो का है। ऑगस्ट काम्टे की अगर हम लोग बात करते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ ऑगस्ट काम्टे के बारे में, भलीभांति तरीके से रूबरू होंगे आप सभी लोग, है ना। समाजशास्त्र के जनक के बारे में जब हम बात करते हैं, समाजशास्त्र के संस्थापक की बात करते हैं तो ऑगस्ट काम्टे का नाम आता है। ऑगस्ट काम्टे ने कई किताबें इन्होंने जिक्र की। सबसे पहली एक रचना थी उनकी, और वो रचना थी द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी
सन 1822 में ऑगस्ट काम्टे ने बताया था। पहली रचना थी ये, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। इसमें 6 खंड प्रकाशित हुए और सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी ऑगस्ट काम्टे की 1851 से लेकर 54 में इन्होंने 4 खंडों के बारे में बात किया है ना। और इसी तरीके से इनकी एक अंतिम रचना थी कैटेज्म ऑफ पॉजिटम, अंतिम किताब थी उनकी, और जनतंत्र का समर्थन किया, प्रेस और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक बताया था। ऑगस्ट काम्टे समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब हम बात करते हैं हमारे सामने अरस्तू का नाम आता है। अरस्तू के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, ये एक यूनानी दार्शनिक है। वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। अरस्तू, जी सर। अरस्तू के शिष्य का नाम अगर पूछा जाए तो महान दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे और अरस्तू के गुरु थे। सम्राट सिकंदर अरस्तू का शिष्य था। अरस्तू ने एक महान किताब लिखा जो है निकोमेनियन एथिक्स, और ये किताब आई, ये किताब अगर हम बात करते हैं तो कब लॉन्च की गई थी, किसी को मालूम है इस किताब के बारे में? सबसे इम्पोर्टेंट किताब थी। चलिए, अच्छा, इस किताब का वर्ष एग्जैक्ट हमें भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। निकोमेनियन एथिक्स अरस्तू की किताब थी, बहुत ही फेमस किताब थी, है ना। सर इसको बाद में सर्च करूँगी क्लास के बाद। चलिए, तो ये अरस्तू हैं। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय की बात सामाजिक व्यवस्था के बारे में सर्वप्रथम विचार आता है। जी सर। अस्थाई मानव क्रियाओं को क्या कहते हैं, ये आपके सामने जवाब है, बताइए जरा एक बार आप लोग। अस्थाई मानव क्रिया को क्या कहते हैं आपको बताना है। भूमिका कहते हैं। हाँ, भूमिका कहते हैं। ऑप्शन आपका सही जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 130 है कि पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवस्था का पक्ष है। तो देखिए, संस्थात्मक और प्रकारात्मक और संरचनात्मक, उपर्युक्त सभी जो हैं यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था के पक्ष हैं, और ये बात टालकाट पार्सन्स के अकॉर्डिंग है। भारतीय ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषि होता है। या किसने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी इसकी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है? ऑप्शन आपका बर्गेल, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट जवाब होगा। यह कथन किसका है कि ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ, नागरिक जीवन सुझाव देता है खर्च करो? यह कथन किस विद्वान का आता है आपको बताना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर नहीं आ रहा है। रॉश का नाम मिलता है हमें। ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ और नागरिक जीवन सुझाव देता है खर्च करो। सोशोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये। ऑप्शन में आपको यहाँ पे रॉस ही करेक्ट जवाब रहेंगे। रॉस का जवाब आपके सामने यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। एक किताब अगर हम बात करें, हमारे सामने आता है द सिटी करके, द सिटी
पुस्तक के लेखक कौन है ये आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है। जी सर। ज़रा एक बार बताएं यह किताब किसकी है। सर एडरसन। सी ऑप्शन। नहीं, ये सर किताब रॉबर्ट हाँ रॉबर्ट जो है पावर्द, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट विद्वान है। और एक किताब द सिटी करके आई थी, जर्मन अर्थशास्त्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वह किताब बेसिकली मैक्स वेबर थे, द सिटी का। सन 1921 में इन्होंने इस किताब को दिया था, मैक्स वेबर ने लिखा था। और यहाँ अगर हमने बात किया है द सिटी के पुस्तक के लेखक, तो रॉबर्ट पावर्द का नाम आएगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि ये नहीं है तो मैक्स वेबर का नाम आएगा, आपका वो करेक्ट हो जाएगा। मैंने नोट भी करवाया है मैक्स वेबर में, उनकी किताबों में, द सिटी। क्वेश्चन नंबर 135, नगरीय जीवन की विशेषता क्या होगी। विषमता, कृत्रिमता, द्वितीयक संबंध, उपयुक्त सभी। नगरीय जीवन की विशेषता, ये सभी के सभी करेक्ट माने जाएंगे। नगरीय समुदाय की पहली विशेषता सामाजिक भिन्नता का होना। नगरों में रहने वाले लोगों के सामाजिक जीवन में बहुत अधिक भिन्नता देखने को मिलती है। उनकी वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, आचार विचार, विश्वास, धारणाएं, आर्थिक स्थिति, शिक्षा का स्तर, धर्म, व्यवसाय इत्यादि समस्त क्षेत्रों में विभिन्नता देखने को मिलती है। इसलिए नगरीय जीवन की विशेषता यहाँ पे सभी के सभी करेक्ट जवाब होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। गांव में परिवर्तन की गति होती है क्या मंद, बहुत मंद, तीव्र, बहुत तीव्र। सब तीव्र होती है सर। गांव में परिवर्तन का अगर हम बात करें, गति बहुत मंद होती है। ऑप्शन ए सही है। ग्रामीण समुदाय की विशेषता, तो यहाँ सही जवाब परिवार की अधिक महत्व, कृषि व्यवस्था, गतिशीलता का अभाव। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भाग्यवादी विशेषता ग्रामीण समाज की है या नगरीय समाज, जटिल समाज या औद्योगिक समाज। सर भाग्यवादी विशेषता सर ग्रामीण समाज की सर। बिल्कुल, भाग्यवादी विशेषता जो है ये ग्रामीण समाज की है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट है। जो भाग्य के सहारे रह रहे हैं उसे भाग्यवादी कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति यह सोच ले कि उसके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह पहले नियोजित था और यही उसके भाग्य में लिखा हुआ है, और जो आगे होगा वह भी उसके भाग्य में ही लिखा हुआ है। तो मनुष्य को भाग्य के सहारे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और भाग्यवादी विशेषता ज़्यादातर ग्रामीण समाज में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। यह कथन किसका है कि अत्यधिक वर्ग विषमताएं नगर का लक्षण है। सर बोगार्स सही जवाब। अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ आपने बोगार्स का नाम लिया है। अत्यधिक वर्ग विषमताएं नगर के लक्षण हैं और ये बात बोगार्स ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारतवर्ष विभिन्न प्रकार के संप्रदायों, रीति रिवाज, धर्म, संस्कृतियों, विश्वास, भाषा, जाति तथा सामाजिक व्यवसायों का एक संग्रहालय है। यह कथन किस व्यक्ति का आता है? तो डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी का नाम आता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। बी ऑप्शन सही है। भारत में राष्ट्रीय एकता के सहायक तत्व कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 141।
सामाजिक सामाजिक समानता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा यहाँ पर। भारत में राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व हैं, बाधक तत्व हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन सा है? सर ये समझ में नहीं आ रहा, एकहरी नागरिकता क्या बोलते हैं? इकहरी नागरिकता भी तो होती है, एकाकी नागरिकता। हाँ सर। तो भारत में राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन सा होगा? देखो, देश में व्याप्त संप्रदाय, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयता आदि सभी राष्ट्रीय एकता का अवरोधक तत्व माने जाते हैं। कौन कौन से? जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाग्यवाद, क्षेत्रीयता, भाषावाद, सांप्रदायिकता, ये सभी राष्ट्रीय एकता के अवरोधक तत्व हैं। सर इसमें क्षेत्रवाद आएगा ना? क्योंकि इसमें क्षेत्रवाद ही लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही। 4 होते हैं, चारों का नाम अगर लिखना है तो लिख लीजिए। जी सर। सांप्रदायिकता, हाँ। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयता। क्षेत्रवाद। चलो 144, भारतीय समाज की विशेषता क्या हो सकती है? 4 ऑप्शन आपके सामने। संस्कृतिकरण, लौकिकीकरण, पश्चिमी सभ्यता पर आधारित। भारतीय समाज की विशेषता सर उपयुक्त ऑप्शन सभी। डी होगा करेक्ट यहाँ पर, उपयुक्त सभी। भारतीय संस्कृति की विविधताएं हैं कौन कौन सी? सर ए और बी दोनों। हाँ, प्रजातीय विविधता, धार्मिक विविधता, आ और बा दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विविधता में एकता उत्पन्न करने की भारतवासियों की योग्यता मानव जाति के लिए भारत की विशेष देन है, और यह कथन किस विद्वान का आता है? नेहरू जी का। सर यह कथन नेहरू जी का है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। इन्होंने कहा कि विविधता में एकता उत्पन्न करने की भारतवासियों की योग्यता जो है मानव जाति के लिए भारत की विशेष देन होती है, और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नेहरू। किस विद्वान ने पुरुषार्थ को भारतीय समाज की व्यवस्था का एक मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक आधार कहा है? सही जवाब क्या होना चाहिए? डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवासन। ओके, यहाँ पे जवाब आप लोगों ने दे रहे हैं, डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवासन का नाम आ रहा है। और भी बताइए। सही जवाब पी.एच. प्रभु का नाम आएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट माना जाएगा, डी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहाँ पर। इस बात को क्या है? पुरुषार्थ को भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार का है। देखो, ऋषियों के चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए ही 4 आश्रम की व्यवस्था बनाई थी। आश्रमों में अपना कर्तव्य पूरा करके ही मनुष्य चारों पुरुषार्थों का उचित प्रशिक्षण प्राप्त करता है। इसीलिए पुरुषार्थों की आश्रम व्यवस्था को मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार कहा जाता है। ऐसी बात भारतीय सामाजिक व्यवस्था में एक मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार कहा, पी.एच. प्रभु, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस प्रश्न का। सर ये पूछा कि सर पी.एच. प्रभु जी का नाम क्या है सर, पूरा नाम? किसका? सर पी.एच. प्रभु, सर फुल नेम। अच्छा, पूरा नाम पूछ रहे हैं आप पी.एच. प्रभु का? हाँ हाँ। पी.एच. प्रभु। सर वो ऐसे याद हो जाता है ना। नहीं, सही पूछ रहे हैं आप। पी.एच. प्रभु का नाम ऐसे याद नहीं होगा, बता रहे हैं आपको। पी.एच. प्रभु का नाम क्या हो सकता है?
अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है ना, पीएच प्रभु का नाम। जी सर। ठीक है। जी सर। को कहा जाता है जो है पढ़रीनाथ एच प्रभु। पढ़री। हाँ, पढ़रीनाथ एच प्रभु। सर पढ़री है कि पधरी है? पंधरी 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 नहीं। पंधरी नाथ एच प्रभु। द सोशल, साइकोलॉजिकल एंड आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस के बारे में बात किया था, और हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन की एक किताब दिया 2016 में पीएच प्रभु। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का वह कौन सा आधार है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को व्यवस्थित रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा करने की प्रेरणा दी थी? आसान सा सवाल। प्रेरणा सर, संयुक्त परिवार, पुरुषार्थ सर। ओके, नहीं, पुरुषार्थ सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन बी करेक्ट जवाब होगा, पुरुषार्थ। हिंदू दर्शन के अनुसार कितने पुरुषार्थ होते हैं, आपको बताने हैं? सर 8। पुरुषार्थ 4 होते हैं हिंदू दर्शन के अकॉर्डिंग। सॉरी। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, है ना, जी सर। 4 होते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष क्या है? सर पुरुषार्थ। पुरुषार्थ है, बिल्कुल। पुरुषार्थ के अंतर्गत अर्थ, धर्म, अर्थ और काम का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? सर मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करना, बिल्कुल सही जवाब। हिंदू जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? सर मोक्ष। मोक्ष। और वर्ण का अर्थ क्या है? रंग, चुनाव करना, व्यवसाय के अनुरूप वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर डी, सभी अर्थ हैं। वर्ण व्यवस्था के कितने वर्णों की संख्या है? सर 2 वर्णों। हाँ, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्णों की संख्या कितनी है? 4? सर ब्राह्मण, याद नहीं। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कितने हैं? 4। याद रखिएगा। या किसने कहा है कि वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म है, जन्म नहीं है? राधा कृष्णन, ऑप्शन बी। वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज का किस प्रकार का विभाजन करना है? सर कार्यात्मक। कार्यात्मक, बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? सर ब्राह्मण। ब्राह्मण, बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं है? सर यादव। यादव। किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद। इसमें है थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायी है? बढ़ती हुई जनसंख्या, जमींदारी उन्मूलन, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा आपका। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता वर्ण व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट करती है?
धार्मिक आवश्यकताओं की श्रम पूर्ति। विभाजन को प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। निम्नांकित में से कौन वर्ण व्यवस्था की विशेषता है? अधिकारों का अगर हम बात करें, संवरण, सर इसमें अधिकारों का रण लिखा है। वही संवरण ही रण कहलाता है, यही आपका करेक्ट होगा। संवरण को ही रण के रूप में जाना गया है। प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन वर्ण व्यवस्था की विशेषता है ना, आपका यही करेक्ट जवाब। अधिकार। श्रम विभाजन लागू करती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को परंपरागत रूप से अपने पिता के व्यवसाय को अपनाना पड़ता है। इसमें व्यक्ति इच्छा और अनिच्छा का कोई प्रश्न नहीं उठाता है। इसका कारण भी स्पष्ट है कि यह है कि प्रत्येक वर्ण में यह आशा की जाती है कि वह अपने परंपरागत व्यवसाय को अपनाएगा। वर्ण व्यवस्था की विशेषता जिक्र यहाँ पर बेसिकली रिप्रेजेंट होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। सर ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए सर, डी और ए। डी, सामाजिक और आर्थिक विभाजन वर्ण व्यवस्था की विशेषता है ही नहीं। देखिए, वर्ण व्यवस्था का विभाजन गुण और कर्म का होता है ना, क्योंकि वर्ण व्यवस्था विभाजन में एक ही विशिष्ट व्यवस्था है और इस व्यवस्था में अगर हम बात करें तो गुण और कर्म का व्यवसाय इसी आधार के अंतर्गत जैसे 4 वर्णों में विभक्त है उनका देखने को मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो गुण और कर्म इन्हीं के देखने को मिले हैं, इसलिए यहाँ पे पहली बात गुण और कर्म पर आधारित होगा, ना कि सामाजिक और आर्थिक विभाजन होगा। कर्म में कांडिता विशुद्धता की बात कर रहा है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो आध्यात्मिक शब्द जिक्र होता है, ना कि कर्मकांड। ठीक है, प्योर विशुद्धता मतलब एक प्रकार से यहाँ जो आध्यात्मिकता शब्द मेंशन किया गया है वो वर्ण व्यवस्था के माध्यम से व्यक्ति को कर्म, फल, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि आध्यात्मिक सत्यों में विश्वास दिलाने का प्रयास होता है, इसका जिक्र होता है। शक्ति और अधिकारों का जिक्र होता है। व्यवसाय का पूर्व निर्धारण की बात होती है क्योंकि आनुवांशिकता है ये, और श्रम विभाजन की तटस्थता प्रणाली पर बात होती है। यहाँ तक कि अनुलोम विवाह की अनुमति की भी बात होती है, और प्रेरणा साथ ही साथ गुण धर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था की विशेषता मानी जाती है। सामाजिक और कर्मकांड विशुद्धता का पार्ट नहीं है। ऑप्शन आपका सही रहेगा यहाँ पर बी। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम व्यवस्था से संबंधित नहीं है ना, आश्रम व्यवस्था से संबंधित नहीं है। आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में पढ़ाया है, बताया है कि आश्रम शब्द जो है श्रम धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है प्रयत्न या परिश्रम। मैंने पहले भी आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। और 4 भागों में जो है डिवाइड हुआ। एक ब्रह्मचर्य आश्रम था, एक गृहस्थ आश्रम था, एक वानप्रस्थ आश्रम है और एक संन्यास आश्रम है। 4 आश्रम की बात है। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है 25 वर्ष की आयु तक माना जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या शक्ति की साधना का आश्रम माना जाता है ना। और गृहस्थ आश्रम बेसिकली ये जो है सामाजिक दृष्टिकोण से गृहस्थ आश्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है सामाजिक दृष्टि से। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के समाप्त होने यानी 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से इतना सामर्थ्य हो जाता है कि वह जीवन के अर्थ और काम को उचित साधना और उसे पारिवारिक सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकता है। जीवन का यही 25 से 50 वर्ष का जो भाग होता है वो गृहस्थ आश्रम का होता है। और उसके बाद
वानप्रस्थ आश्रम होता है जहाँ 50 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद वानप्रस्थ आश्रम प्रवेश कर जाता है। और एक संन्यास आश्रम होता है समंक रूप में त्यागना, है ना, ये बात आपको पता होगा। यहाँ सही जवाब क्या होना चाहिए इस प्रश्न का? मेरा सवाल ये है, कौन सा आश्रम व्यवस्था से संबंधित नहीं है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 163 का आचार्य रजनीश आश्रम, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। शास्त्रकारों के अनुसार कितने वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद व्यक्ति का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश होना आता है? अभी अभी मैंने बताया है 50 वर्ष। जी सर, हाँ सर। 50 ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। आश्रम शब्द का अर्थ क्या है? आश्रम शब्द का अर्थ एक ऐसा स्थान जहाँ प्रयत्न और परिश्रम किया जाता है। मैंने अभी भी आपको बताया भी है। ऑप्शन अच्छा, ऑप्शन एक ऐसा स्थान जहाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, ए सही जवाब। भारत में आश्रम व्यवस्था किस काल में प्रारंभ होती है या हुई है? भारत में आश्रम व्यवस्था किस काल में आरंभ हुई है? वैदिक काल। उपनिषद काल। देखिए, आश्रम की शुरुआत सतयुग में रामायण काल में देखने को मिली, क्योंकि भगवान राम और उनके भाई को आश्रम में ही शिक्षा प्राप्त हुई। इससे ये प्रतीत होता है कि आश्रम की शुरुआत सतयुग में ही भी हुई। लेकिन प्रश्न यहाँ पर इस सवाल से हमसे बताता है कि किस काल से प्रारंभ हुई, तो उपनिषद ही आपका करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर सी। आश्रम व्यवस्था का क्या उद्देश्य है? आश्रम व्यवस्था का क्या उद्देश्य है? सर मोक्ष सर। बिल्कुल, मोक्ष। और वानप्रस्थ आश्रम की अवधि क्या है? 50 to 75, कहीं नहीं लिखा क्या? अच्छा है, ऑप्शन नंबर डी। डी सर, 50 से 75। आश्रम व्यवस्था में एक व्यक्ति के जीवन को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? आश्रम व्यवस्था में 4। व्यक्तिगत संस्कार के लिए उसके जीवन का विभाजन 4 आश्रम में किया गया है। ये 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। वह व्यवस्था जिसके द्वारा विभिन्न आयु के व्यक्तियों को समाज में भिन्न भिन्न दायित्व सौंपे गए हैं। आश्रम व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। हाँ सर, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर। बिल्कुल करेंगे। देखिए, प्रश्न आपसे कहता है कि वह व्यवस्था जिसके द्वारा विभिन्न आयु के व्यक्ति को समाज में भिन्न भिन्न दायित्व को सौंपे गए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम जिक्र करें आप लोगों से, तो जैसे 50 से 70 साल की आप एज देख रहे हैं, सबकी अलग अलग एज है सभी आश्रमों की, है ना। तो उसमें व्यक्तियों के समाज भी भिन्न भिन्न तरीके से दायित्व, मतलब उस एज में अगर हम बात करते हैं आश्रम व्यवस्था के अनुसार, जिसमें आप लोगों ने 4 नाम देखा, ब्रह्मचर्य का नाम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सबकी अलग अलग आयु है, तो उसमें विशेषताएं भी उन्हीं के आधार पर दी गई है। ब्रह्मचर्य यानी विद्याध्ययन तथा पवित्रता से जीवन व्यतीत करने का स्तर है। गृहस्थ विवाह करके परिवार और उससे संबंधित समस्त कर्तव्यों को पूरा करने का स्तर है गृहस्थ। वानप्रस्थ अर्थात घर त्याग कर वन में जाकर तपस्या और ध्यान द्वारा सांसारिक इच्छाओं और बंधनों से मुक्त होने का प्रयत्न करने का स्तर है। संन्यास अर्थात समस्त सांसारिक बंधनों और मोक्ष के पूर्णतः त्याग करने का स्तर माना जाता है। सबके अलग अलग कंडीशन बताई गई हैं।
तो ये आश्रम बहुत ब्रह्मचर्य आश्रम 100 वर्ष माना जाता है, जन्म से 25 वर्ष जीवन का ब्रह्म आश्रम सुरक्षित होता है। ऑप्शन सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन आपका पहला सही होगा। गर्भाधान किस प्रकार का संस्कार है? गर्भाधान किस प्रकार का संस्कार है? तो प्रागुजन्म संस्कार होता है ये, है ना। ऑप्शन अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट होगा ए। हाँ, गर्भाधान संस्कार स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को कहा जाता है। प्राकृतिक दोषों से बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है कि जिससे गर्भ सुरक्षित रहे। इससे माता पिता की अच्छी और सुयोग्य संतान प्राप्त हो। ये हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में प्रथम है गर्भाधान। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका प्रागुजन्म संस्कार है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 16 संस्कार है जिनमें से प्रथम है गर्भाधान। एक सवाल और है अंतिम। पुष्पवन किस प्रकार का संस्कार है? सर भाग्य जन्म संस्कार। हाँ, प्राग्ञ जन्म का पुष्पवन संस्कार तंदुरुस्त संतान के लिए किया जाने वाला संस्कार है। ये स्त्रियों के गर्भाधारण करने के 3 माह बाद किया जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है, अगर हम जिक्र करें पुष्पवन संस्कार को ही प्राग जन्म संस्कार। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। ठीक है जी सर। ओके सर अभी इसमें कितने क्वेश्चन? यदि आप समाज कार्य में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं यूजीसी नेट की, या उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के, या एमपीपीएससी सोशोलॉजी जहां पर हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं अलाइड सब्जेक्ट सोशल वर्क से, और या तो आप एमपी सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, या तो ये नंबर नोट करिए 8506031308 पर आप मुझे कॉल कर सकते हो और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। समाज कार्य से संबंधित मैं आप लोगों को पर डे जो है एक वीडियो एमपीपीएससी की अपलोड होती है, पर डे यूजीसी नेट और उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की वीडियो अपलोड होती है। ये वीडियो मैंने पब्लिक बना रखा है। ठीक है, ये वीडियो की बात अगर हम करें तो यह वीडियो जो है पब्लिक है। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।